हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में क्या पढ़ेंगे 2011 का प्रश्न पत्र। ठीक है, प्रशिक्षित स्नातक की जो है टीजीटी परीक्षा हुई थी उसका हम कौन सा पढ़ेंगे 2011 का प्रश्न पत्र पढ़ेंगे और इस तरह से हम आंकेंगे अपनी तैयारी को। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी कार्य जब समर्पित भाव से, समर्पण भाव से अगर हम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं व्यर्थ नहीं जाता। चाहे एक लोटा जल ही चढ़ाने की बात हो सूर्य को, तो वो व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए जो है हमें करना क्या है कि पूर्ण समर्पित भाव से अपना कर्तव्य करना है, मेहनत और ईमानदारी के साथ। सबसे बड़ी बात यही है। देखिए, आप लेकर कापी किताब बैठ गए, थोड़ी देर पढ़े, इधर उधर अन्ना पन्ना पलटे, फिर मोबाइल। सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल ही है। भले ही मोबाइल में ही हम पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब से ही आप पढ़ रहे हैं, फिर भी हम एक बार कह रहे हैं कि पढ़ने के अलावा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मोबाइल से दूरी बनाइए। और मेहनत सबसे बड़ी बात है, कड़ी मेहनत के साथ आप जब करेंगे मेहनत तो जो है इसका फल आपको मिलेगा ज़रूर। भले ही देर सवेर मिले, लेकिन देखिए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चीज़ में अगर हम किसी भी तरफ अगर हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत करेंगे तो वो व्यर्थ नहीं जाता है। देखिए, आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा अनुभव नया है, लेकिन जो और एक दो बार दे चुके हैं और कई सालों से जो लगे हुए हैं उनके लिए कोई नई जो है नया जो है नहीं है। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है, अनुभव आपका बोलता है, हम कहते हैं। भले ही आप एक मध्यम हो पढ़ाई में, मध्यम मीडियम छात्र हैं, फिर भी अगर लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार आप लगे ही हैं, तो अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए और मनोबल आप बिल्कुल भी कमज़ोर ना ही करिए तो अच्छा है। सबसे पहली बात है कि अगर आपके हिस्से अगर संघर्ष आया है ना, तो फिर मेहनत आई है तो उसको करें आप शिद्दत के साथ। अगर आप उसको शिद्दत के साथ करेंगी तो वही मेहनत क्या करेगी, आपको आपके जीत के करीब ले जाएगी। तो इसी के साथ देखिए, क्या कह रहे थे कि अभी जैसे आप लोग लगातार यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या यूथ खंगाल रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, तो वही सारी चीज़ें, क्योंकि सिलेबस तो वही है। 1 साल 2 साल से पढ़ रहा है, कोई कोई 10 साल से पढ़ रहा है, तो इस तरह से सारी चीज़ें वही हैं। बस आईडिया चेंज हो रहा है, बाकी सिलेबस में अभी कहीं ना कहीं इधर उधर कुछ बदलाव है नहीं। तो इतना आप लोग पढ़ चुके हैं, तो देखिए इसको हम जो है एक हिसाब से पढ़ेंगे 2011 का, फिर लास्ट में एनालाइज करेंगे कि किस पार्ट से कितने प्रश्न आए हैं। जैसे हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट से कितने आए हैं, डेवलपमेंट से, और टेक्सटाइल से कितने आए हैं, हेल्थ साइंस से कितने आए हैं, है ना, न्यूट्रिशन साइंस से कितने आए हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी से कितने आए हैं। इस तरह से जब हम इसको पूरा एनालाइज करेंगे, इसी तरह से हर एक वीडियो में हर जो है सत्र का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको फिर से पढ़ेंगे, फिर एक पीडीएफ की तरह बनाएंगे कि किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। थोड़ा साफ विश्लेषणात्मक जो है पद्धति के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, थोड़ा स्मार्ट स्टडी की तरह, तो आप जो है कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो ही प्रोवाइड करा देना लगातार 2 4 होता, तो इतना हम कर भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट हमारी जो है आपको मिल जाएगी, वहाँ आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत वीडियो आपके पास लिए अच्छी चीज़ें उसमें है, ऑथेंटिक डाटा आपके पास है, उससे आप पढ़िए। और देखिए, हमने ब्रांच वाइज सारी जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, और न्यूट्रिशन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, हेल्थ साइंस हो गया, सब हमने ब्रांच वाइज रिवीजन उसका करा दिया है। और उसके अलावा जो 35 क्लास हमारी हो गई 50 डे सीरीज की। तो इस तरह से जो है डाटा आपके पास मतलब भर का है, आप उसको पढ़िए, रिवीजन करिए। और बाकी उसके अलावा हम सबसे पहले यही कहेंगे कि ये सारी चीज़ें तो हैं, मोबाइल है, यूट्यूब से आप पढ़ रहे हैं, हर जगह से पढ़िए, क्योंकि मार्गदर्शन बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी करिए। थोड़ी देर मोबाइल से पढ़िए, उससे आप देखिए, समझ लीजिए, लेकिन चाहे 2 ही 3 घंटे का, आप 2 घंटे इतना बिल्कुल फ़ोन अलग रख के इस तरह से आप एक स्ट्रेटजी बनाइए, उसको पढ़िए, अपना सेल्फ स्टडी। और एक और तरीका हम बता रहे हैं, थोड़ा सा पढ़िए, फिर आंख बंद कर लीजिए, उसको कमरे में टहलते हुए कि हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, इस तरह से ऐसे ऐसे है। जैसे मान लीजिए आंख बंद कर लिए, अपना पढ़ लिए कि क्या होता है, पीएच मान इसका कितना है, उसका कितना है, प्रोटीन प्रोटीन कौन सी है, अपूर्ण कौन सी है ना, प्रोटीन कमी से कौन सा रोग हो रहा है, क्वासियोर हो रहा है, मैरेस्मस से हो रहा है। तो उसको 3 4 चीज़ें पढ़ लिया, फिर उसको हमने रिवाइज कर लिया आंख बंद करके, टहल टहल के। तो इस तरह से दिमाग में चीज़ें रह जाती हैं। तो ये जो है आपकी पढ़ाई का जो है पूरा एक कह लीजिए फंडा तैयार कर लीजिए। तो चलिए फिर हम 2011 का प्रश्न पत्र पढ़ते हैं, यहाँ पर हल करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। और बाकी पहले से और अब में जो है बहुत अंतर आ गया है कंपटीशन में।
कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो पेपर आप सोचिए कि बहुत इससे कठिन ही आएगा। इससे भी ज़्यादा बेहतर तैयारी अगर आपकी होगी तब कहीं न कहीं आप कंपटीशन में आएँगे, है ना? सरल देखिए बहुत से प्रश्न सरल भी होते हैं, 60-70 प्रश्न आपका मान लीजिए सरल होता है, वो कॉमन होते हैं, सब लोग कर लेंगे, लेकिन जो है कंपटीशन तो हमारा 10-15 नंबर का ही रह जाएगा, तो 100 तक तो सभी लगभग एक नॉर्मल है, पहुँच जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा-सा जो ये बीच का गैप है, उसको मेंटेन करना है आपको, ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर बस सिर्फ इतना ही समझना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज़। देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हमारे शरीर में 1 मिनट, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? यानी कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएँ हैं, कह सकते हैं सेल्स, उनमें कितना जल भरा हुआ है तरल पदार्थ? तो ऑप्शन है ए हमारा 25%, फिर है 50%, फिर है 70%, फिर है 80%। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 70%। हमारे शरीर में 70% जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। जीवधारियों के शरीर की समस्त जैविक क्रियाएं जो है जल की उपस्थिति में ही होती हैं, अतः शरीर में अत्यधिक मात्रा में जल आवश्यक होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है कुल जो है कोशिकाओं में 70% जल हमारा भरा हुआ है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विटामिन बी3 को कहते हैं? ए है राइबोफ्लेविन, बी है पेंटाथोनिक अम्ल, सी है पैराडॉक्सिन, डी है नियासिन। देखिए यहाँ पे तो बी दिया हुआ है आंसर, लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नियासिन। पेंटाथोनिक अम्ल क्या होता है? तो ये होता है बी5। तो आप इसको समझिए, बी3 को हम क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं, है ना? और जो है राइबोफ्लेविन तो ये हो जाता है बी12 का रासायनिक नाम है। तो इसके बाद तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मरासमस रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? ए है प्रोटीन तथा कैलोरी, बी है प्रोटीन, सी है कैलोरी, डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रोटीन तथा कैलोरी, है ना? प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से जो है मरासमस रोग होता है, और सिर्फ प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो उसकी कमी से क्वाशियोर रोग आपको देखने को मिलता है। आइए मरासमस को देख लेते हैं ना। मरासमस क्या है? प्रोटीन और ऊर्जा के कुपोषण की एक जो है घातक प्रकार है, जो शरीर में प्रोटीन और कैलोरी की अत्यधिक कमी से उत्पन्न होता है। इन पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर में ऊर्जा की अत्यधिक कमी हो जाती है, जिससे शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाएं रुक जाती हैं। मरस्पर वयस्क जो है मरस्मस रोग होता है वयस्क और बच्चों दोनों में हो सकता है, परंतु विकासशील देशों में बच्चों एवं किशोरियों में यह समस्या आम है। यूनिसेफ के अनुसार विश्व में लगभग 20 मिलियन की संख्या है सिर्फ 5 वर्ष से जो है कम की आयु के बच्चों के अत्यधिक कुपोषण के शिकार हैं, जबकि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक जो है बीमारी हो जाती है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सोयाबीन में निम्नलिखित जो है निम्न प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि सोयाबीन में कौन सा जो है प्रोटीन पाया जाता है? ए है ग्लूटिन, बी है ल्यूसिन, सी है लेक्टालाबिन, डी है ग्लाइसिनिन। तो हमारा जो है ग्लूटिन किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हमारा गेहूं में, आप जानते ही हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लाइसिनिन, है ना? सोयाबीन में जो है ग्लाइसिनिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, यह पूर्ण प्रोटीन है। ठीक है। ग्लूटिन जो है गेहूं में पाई जाती है, ल्यूटामिन जो है दूध में पाई जाती है, अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है ना? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो होती है अमीनो अम्ल। लेक्टालाबिन किस में पाया जाता है? तो वो दूध में, और जो है ग्लूटिन गेहूं में पाया जाता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। ठीक है। ए है हमारा ऑप्शन है समस्या की व्याख्या करना, फिर है विकल्प चुनना, फिर है वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना, फिर है विकल्पों पर विचार करना।
तो देखिए उसके अकॉर्डिंग जो है कोड दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निर्णयन से जो है आज से निर्धारित लक्ष्य की जो है प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने से निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही चरण इस प्रकार है। तो देखिए बी में है हमारा, बी में क्या है, तो पहले समस्या की व्याख्या करेंगे हम, फिर है वैकल्पिक समाधान का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, समस्या की व्याख्या, फिर वैकल्पिक समाधान का प्रयास करेंगे, फिर विकल्पों पर विचार करेंगे, फिर विकल्प चुनेंगे, फिर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदारी लेना। ये जो है पीटर एफ ड्रकर के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के निम्न चरण होते हैं। आइए इन चरणों को देख लेते हैं। देखिए सीरियल से लगे हुए हैं। समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, वैकल्पिक साधनों का विकास करना, सबसे अच्छा समाधान का चयन करना या सबसे उपयुक्त विकल्प भी आप कह सकते हैं, फिर है निर्णय को प्रभावशाली क्रिया में परिणित करना। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा के विस्तार के 6 मूल क्रम क्या हैं? ए है इच्छा, बी है विश्वास, सी है रुचि, फिर हमारा जो है अगला क्या है ध्यान देना, फिर पांचवा है कार्यवाही, फिर छठा है संतुष्टि। ठीक है, तो देखिए हम जो 6 मूल क्रम हैं उनको कैसे समझेंगे, उनको समझना हमको यूं है कि देखिए इसको समझने के लिए सबसे एक तरीका है हम समझ लेंगे कि एड कास्ट। ठीक है, इसको बना लेते हैं, एड कास्ट को जो है लिख लेंगे, तो इस अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, तो अपने जो है जो भी हमारे ऑप्शन है उनको हम सीरियल से लगा पाएंगे। ठीक है, एड कास्ट, तो ये जो है 6 चरण हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चौथा है हमारा, ए में चौथा क्या है ध्यान देना है ना, अट्रैक्शन, तो ए हो गया अट्रैक्शन। फिर है हमारा तीसरा, तो तीसरा कौन सा है, ये है रुचि। ठीक है, इंटरेस्ट हम लेंगे। फिर जो है कौन सा है पहला, तो पहला जो है देखिए डी है डिजायर, ये हो जाएगा। फिर है दूसरा, दूसरे में विश्वास। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा पांचवें नंबर पर है कार्रवाई, फिर इसके बाद है हमारा चौथे नंबर पर है संतुष्टि, है ना, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे 6 चरण है, ध्यान देना, रुचि, फिर इच्छा, फिर विश्वास, फिर कार्रवाई, फिर संतुष्टि, और ये सारी चीजें आती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट हमारा ऑप्शन ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है? तो मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए है फल व सब्जियां, फिर बी है गेहूं व मोटे अनाज, फिर है सी घी व तेल, डी है अंडा व मांस। तो निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है, गेहूं और मोटे अनाज, ये हमारा मुख्य खाद्य वर्ग हो जाएगा। आइए इसको ध्यान से समझ लेते हैं कि क्या इसमें है ना। उपर्युक्त खाद्य वर्ग में गेहूं व मोटे अनाज मुख्य खाद्य वर्ग में आते हैं। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। किसी भी समय का भोजन बनाते समय गृहिणी को प्रत्येक वर्ग में से एक खाद्य पदार्थ अवश्य लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, प्रमुख पोषक तत्व तो सही व संतुलित प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन साधन है परखने का, क्या परखने का देख लेते हैं। ए है शोध अध्ययन, बी है विश्वसनीयता, सी है संचार प्रणाली, डी है कार्यालय अभिलेख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्यालय अभिलेख। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन कार्यालय अभिलेख को परखने का साधन है। प्रसार शिक्षा द्वारा प्रसार के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्य सरलीकरण। देखिए ये होम मैनेजमेंट से है क्वेश्चन, इसके पहले वाला एक्सटेंशन एजुकेशन से था। तो इसमें है कार्य करने की आदतों का जो है बदलना, कार्य सरलीकरण क्या है। फिर है श्रम बचत साधनों का प्रयोग, फिर है कार्य मूलक स्थान या संगठन, फिर है कार्य संक्रियता में निपुणता विकसित करना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्य करने की आदतें जो हमारी हैं उनमें बदलाव लाना। यही अर्थ है, कार्य करने की जो आदतें हैं उसमें बदलना, अर्थात काम को ऐसे ढंग से ऐसी तकनीक से किया जाए जिससे हमारा क्या हो, कम समय लगे, कम समय कम शक्ति व्यय करके हम अधिक से अधिक काम पूरा कर सके। लेकिन इसकी शर्त यह है कि काम की जो आप कम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में जो है गिरावट नहीं होनी चाहिए, कार्य अच्छा और उत्तम होना चाहिए, तभी वो आपका फिर होम मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा और कार्य सरलीकरण के अंतर। मतलब उल्टा सीधा काम कर देंगे तो फिर सही नहीं जल्दी जल्दी, तो फिर वो
इसके अंतर्गत नहीं आएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय प्रबंधन का एक यंत्र है। ए है कार्य इकाई, बी है कार्य वक्र, सी है समय मानक, डी है समय योजना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा है बी, कार्य वक्र। ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्क डायग्राम में समय प्रबंधन क्रिया का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। इसके अंतर्गत कार्यों को ग्राफ पेपर पर वक्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसमें समय को नियोजित तरीके से प्रबंधित किया जाता है। सीपीएम कह सकते हैं, है ना, क्रिटिकल पथ मेथड भी जो है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम। हाई क्वेश्चन नंबर 11 है, बीए गृह विज्ञान की 100 छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों को जो है किस प्रकार औसत प्रयोग किया जाएगा? ए है बहुलक, बी है माध्यिका, सी है एएम, डी है जीएम। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी माध्यिका, है ना। बीए गृह विज्ञान की जो 100 छात्राएं हैं उनको हम कैसे औसत प्राप्त करेंगे? तो वो माध्यिका के द्वारा, जो माध्यिका से हम निकाल लेंगे, है ना। औसत का प्रयोग माध्यिका होती है। माध्यिका की गणना के समय स्थित संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अध्ययन में संबंधित मूलभूत शोध कार्य को समूह को क्या कहते हैं? तो ए है संदर्भिका, बी है साहित्य पुनरावलोकन, सी है परिशिष्ट, डी है भूमिका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संदर्भिका। संदर्भिका जो है उसका मूलभूत शोध कार्य क्या होता है? सामूहिक संदर्भिका को जो है कहते हैं, जो मूलभूत कार्य। संदर्भिका के अंतर्गत शोध कार्य से संबंधित सभी प्रकार के समूहों को स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का, ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं, वे क्या होते हैं? शिक्षण संस्थाएं, बी है ग्रामीण क्षेत्र, है ना। ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी हो, शिक्षण संस्थाएं, ग्रामीण क्षेत्र, अन्य क्या होगा? शहरी मलिन बस्ती, फिर है राष्ट्रीय संस्था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में स्तरबद्ध नमूना चयन का सबसे प्रभावकारी तरीका होता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र, इसमें जो है हम जो है अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, डिम्ब अवस्था क्या है? तो डिम्ब अवस्था क्या कहलाती है, इसको समझते हैं। ए है गर्भाधान से 2 सप्ताह, फिर है तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक, फिर है तीसरे माह से प्रारंभ से जन्म तक, फिर है स्त्री का अंडाणु। तो देखिए डिम्बावस्था किसको कहते हैं? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक का जो है समय डिम्बावस्था कहलाता है। डिम्बावस्था गर्भाधान से 2 सप्ताह तक का है। इस अवस्था में शिशु का आकार अंडानुमा होता है ना, जिसमें बाहर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, परंतु अंदर कोष्ठ विभाजन की क्रिया चलती रहती है। गर्भधारण के 10 दिन बाद यह गर्भाशय के दीवार से चिपक जाता है और आहार के लिए जो है शरीर से संबद्ध हो जाता है। तो डिम्बावस्था क्या है? गर्भाधान से 2 सप्ताह तक का समय होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई होती है, ए है 6 से 18 इंच, 18 से 20 इंच, 20 से 40 इंच, 8 से 10 इंच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 से 20 इंच। जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई 19.5 इंच होती है। लंबाई के औसत का विस्तार 15 से 21 इंच तक होता है। अक्सर जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 से 20 इंच। यही जो है इसके अंतर्गत आ रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, यह विकास का जो नियम है वो क्या कहलाता है? ए है मस्तकाधोन्मुखी, बी है निकट दूर, सी है सामान्य विशेष, फिर है अवस्थानुसार। तो देखिए जो सिर से पैर की ओर होता है ना, सेफेलोकार्डल, उसको कहते हैं। तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा हो जाएगा मस्तकाधोन्मुखी, है ना। शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास का यह नियम मस्तकाधोन्मुखी नियम कहलाता है। निकट दूर क्रम के अनुसार विकास सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों में पहले और सुषुम्ना नाड़ी के दूर के क्षेत्रों में बाद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
पूर्व किशोरावस्था की उम्र कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं हम अपने। क्या है ऑप्शन? पूर्व किशोरावस्था की उम्र के 12 से 14, 14 से 18, 13 से 17, 18 से 21। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 13 से 17 वर्ष के बीच ये उम्र रहती है किशोरावस्था की। 13 से 14 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक की अवस्था, 16 से 17 वर्ष तक की अवस्था पूर्व किशोरावस्था कहलाती है। उत्तर किशोरावस्था इसके बाद कहलाती है। विकास की इस अवस्था को स्वर्ण आयु भी कहते हैं, ना। स्वर्ण आयु या गोल्डन एज भी कहते हैं, कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा हम। विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलता पूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है तथा अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। ये किसने कहा? ऑप्शन ए है बी हरलॉक, बी है हैविंगस्ट, सी है डीएन श्रीवास्तव, फिर है पियाजे। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इधर आंसर हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हरलाक। ठीक है, विकासात्मक कार्य को हरलॉक ने इस प्रकार परिभाषित किया है कि विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर प्रकट होते हैं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाए तो उसे क्या कहते हैं? ए है शारीरिक रेचन, फिर है मानसिक रेचन, फिर है स्वतंत्र अभिव्यक्ति, डी है संवेगात्मक रेचन। प्रश्न फिर से समझ लीजिए कि जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उनको हम क्या कहेंगे? मानसिक रेचन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानसिक रेचन, है ना। इसमें क्या होता है? सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं के द्वारा उसे मानसिक रेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया निम्न की कमी से होती है। ए है लोहा, बी है प्रोटीन, सी है फोलिक अम्ल, डी है साइनोकोबाल्मिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइनोकोबाल, सॉरी ये नहीं होगा, साइनोकोबाल्मिन इससे होता है पर्नीशियस एनीमिया आपकी। और आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होती है। साइनोकोबाल्मिन ये जो है विटामिन बी जो है 9 हो जाएगा। और आपका इसमें दोनों दिए हुए हैं लेकिन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च रक्तचाप से पीड़ित रोगी को क्या देना चाहिए, है ना? अधिक प्रोटीन युक्त आहार, कम रेशे का आहार, कम सोडियम आहार, कम असंतृप्ति जो है संतृप्त वसी अम्ल। तो उच्च रक्तचाप को जो है कैसा आहार देना चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कम सोडियम। ठीक है, कम सोडियम वाला आहार देना चाहिए। इसमें क्या होता है? उच्च रक्तचाप वाले को कम सोडियम वाला देना चाहिए क्योंकि अधिक सोडियम युक्त आहार रक्तचाप को और बढ़ा देता है। ऐसे में यदि रक्तचाप वाला व्यक्ति जो है यदि अधिक सोडियम युक्त आहार ग्रहण करेगा तो उसे हार्ट अटैक, हृदय से जुड़ी अन्य समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को दैनिक आहार में जो है सोडियम की अनुशंसित मात्रा 2.4 ग्राम तथा हृदय रोग के पीड़ितों के लिए सोडियम की अनुशंसित मात्रा कितनी है? तो 1.5 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कम सोडियम युक्त आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। घर में प्रबंध कहलाता है केवल कार्य करना, परिवार की मुखिया की जिम्मेदारी होना, पारिवारिक साधनों का प्रयोग, फिर है पारिवारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पारिवारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए एक मिनट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है?
रेयान से बने वस्त्र को धोते समय हाथों से दबाने और मलने की क्रिया को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसकी सतह बहुत चिकनी हो जाती है, क्योंकि जो है इस क्रिया को प्रयोग करते हैं किस लिए, इसको आइए देख लेते हैं। इसकी सतह बहुत चिकनी होती है या अधिक स्थायी नहीं है। पानी में भीगने से इसकी सतह कम हो जाती है, इसमें प्राकृतिक चमक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी में भीगने से इसकी ताकत कम हो जाती है, इसलिए इसको धीरे धीरे हाथों से दबा करके धुलते हैं। रेयान से बने वस्त्र जो है पानी में जो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, इसलिए दबाकर मलने की क्रिया प्रयोग कम करते हैं, क्योंकि पानी में भीगने से इसकी ताकत कम हो जाती है। पानी से रेयान की शक्ति नष्ट हो जाती है, जब यह गीला किया जाए तो 70% तक की शक्ति खो देता है और बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए इसको धोने में सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है, जब दो या दो से अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाएं तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक होगा। ए चमकदार, बी फीका लगेगा, सी गहरा लगेगा, डी हल्का लगेगा। तो देखिए, जब दो पूरक रंग किसी पोशाक में एक साथ लगाएंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गहरा लगेगा, है ना। हमारे दृश्यात्मक अनुभव का महत्वपूर्ण पक्ष वर्णबोध होता है। जब दो या दो से अधिक पूरक रंग लगेंगे तो अधिक गहरा प्रतीत होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ए है, कौन सा है? एसडीपी, फिर है बी टीडीपी, सी है ओआरटी, डी है पीएचसी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टीडीपी, है ना। आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम टीडीपी है। सरकार द्वारा समय समय पर अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं इसमें, ठीक है। आदिवासी क्षेत्रों के लिए संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है? टीडीपी। फिर नेक्स्ट है, एंटीबेरी फैक्टर कहलाता है। तो एंटीबेरी फैक्टर क्या कहलाता है आपका? विटामिन B12, B2, फिर है B5, फिर है B1, फिर है B6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, B1। B1 एंटीबेरी फैक्टर कहलाता है। B1 को थायमिन भी कहते हैं। इसी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। प्रारंभ के 2 दिन मां के स्तन से निकलने वाले काला पीला गाढ़ा दूध होता है, उस क्या कहलाता है? ए है प्रोलैक्टिन, बी है थायरॉक्सिन, सी है कार्टिजोन, डी है कोलेस्ट्रम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलेस्ट्रम, है ना। वो गाढ़ा दूध निकलता है पीला, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रम प्रोटीन युक्त लाल पदार्थ होता है, हल्का पीला होता है वैसे। कोलेस्ट्रम प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ होता है पीला। इसके पीने से शिशु की पाचन क्रिया बढ़ जाती है, उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है ना, रोग से बचाव होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है। ए है पूर्व विद्यालय अवस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है वृद्धावस्था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पूर्व विद्यालय अवस्था। इसमें जो है विटामिन ए की न्यूनतम आवश्यकता होती है बच्चों को, है ना। विटामिन ए शरीर की वृद्धि में सहायक होता है तथा आंखों की दृष्टि रंगों के संश्लेषण में भाग लेता है। विटामिन ए एक सह एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है, या को एंजाइम भी इसको कह सकते हैं, सह या को एंजाइम। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लेते हैं। आईसीएमआर के अनुसार विटामिन डी की दैनिक मात्रा का एक गर्भवती महिला के लिए होनी चाहिए। तो ये भी 2010 के अनुसार ही होगा, क्योंकि ये 2011 का प्रश्न पत्र है। ए है, ऑप्शन ए है 10 यूजी से 400 आईयू, है ना, इंटरनेशनल यूनिट, आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, बार बार नहीं कह रहे हैं। बी है 5 यूजी से 200 आईयू, फिर है 2 यूजी से 80 आईयू, फिर है 4 यूजी से 160 आईयू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीएमआर के अनुसार जो है विटामिन डी की मात्रा 10 यूआई से 400 इंटरनेशनल यूनिट होनी चाहिए। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं इसको। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है।
प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ क्या होता है? ए है आयोडीन, बी है यूरिया, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है ग्लाइकोजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यूरिया। यूरिया जो है चयापचय का प्रमुख पदार्थ है ना। यकृत आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल का विखंडन करके फलस्वरूप बनी अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जो कि उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ क्या होता है? तो यूरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? ए है 18, बी है 22, सी है 20, डी है 24। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 24। 24 तरह के खनिज लवण हमारे शरीर में पाए जाते हैं या आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में 4 से 5% अंश इन्हीं खनिज लवणों का होता है। इन्हें लघुत्व भी कहते हैं। इन खनिज लवणों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ माना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? ए है सिल्क, बी है ऊन, सी है सूती, डी है नायलॉन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नायलॉन, क्योंकि बाकी जो है सूती और ऊन में तो पानी सोखने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन नायलॉन से ज्यादा सिल्क में भी होती है। ये सारे हमारे कृत्रिम। नायलॉन तंतु में क्या होता है? रंध्र नहीं होते हैं, जिससे नमी नहीं सोख पाता है। इन तंतुओं में अवशोषण क्षमता नहीं होती है। इस गुण के कारण नायलॉन के वस्त्र धोने के उपरांत शीघ्र ही सूख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अंडे के कीड़ा बनने तक की अवस्था का कौन सा क्रम सही है? ए है अंडा प्यूपा लार्वा, फिर है अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा, सी है प्यूपा लार्वा अंडा कीड़ा, डी है कीड़ा अंडा लार्वा प्यूपा। तो देखिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। हम बता दे रहे हैं अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा, और इसकी ट्रिक भी बता दे रहे हैं। अल्पज्ञ इस तरह से आप जोड़ लीजिए। आ से अंडा हो जाएगा आपका, फिर ला से लार्वा हो जाएगा, पा से प्यूपा हो जाएगा, ज्ञा को का से जोड़ लीजिएगा तो कीड़ा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा। एक मिनट। ये देखिए बी आंसर यहाँ पर मेंशन भी है। अंडा लार्वा एक मिनट, अंडा लार्वा ये है आपका हो जाएगा अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनको कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। किनको कहते हैं ये देख लेते हैं। इसको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, सॉरी रेशा नहीं रेशम। ए है रेयान, बी है नायलॉन, सी है डेक्रान, फिर है आरलान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेयान। रेयान को ही हम कृत्रिम रेशा रेशम भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? किरणों का परावर्तन कहते हैं, है ना। ये अपने पारिष्कृत रूप से रेशम के अनुसार ही जो है समतुल्य वस्त्र माना जाता है। इसके मुख्य कारण इसकी रेशम की चमक होती है। रेशम से कम कीमत ही थी। रेयान को कृत्रिम रेशम समझा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। फिर है कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है? ए है भेड़, फिर है हिरन, फिर है ऊंट, फिर है बकरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिरन। बाकी भेड़, ऊंट और बकरी से भी प्राप्त होता है, खरगोश से भी प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। कपास तंतु अनुप्रस्थ काठ में दिखाई देता है। ए है गोलाकार, बी है आयताकार, सी है चौड़ा, डी है लंबा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लंबा। कपास के तंतु अनुप्रस्थ काट ली जाए तो बीचों बीच में एक लंबी नली सी दिखाई देती है। यदि कपास के तंतु को अनुदैर्घ्य काट से देखा जाए तो इसकी रचना चपटे बल खाए हुए फीते के समान होती, ऐसे ऐसे से करके जो है ये होती है। फिर देखिए जब अनुदैर्घ्य काटेंगे हम, और अनुप्रस्थ में सीधा लंबा छड़ के समान दिखता है। नेक्स्ट है कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश। ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है यूएसए, फिर डी है चीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। इस समय तो भारत चल रहा है, लेकिन तब ये जो है अमेरिका था। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान चीन का है, जबकि कपास के उत्पादन सर्वोच्च चीन में होता है, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी का, लेकिन सबसे अत्यधिक उत्पादन अमेरिका में होता है। भारत दूसरे स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर। और ये क्या होता है? तो उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसकी खेती 40
डिग्री सेल्सियस, 40 जो है अंश से उत्तरी अक्षांश तथा 30 अंश से दक्षिणी अक्षांश के मध्य होती है। और ये मध्यम रेशे, विश्व में मध्यम रेशे वाली कपास की खेती सर्वाधिक होती है। कपास को सफेद सोना भी कहते हैं, ये आप मान लीजिए। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है, यानी कि बाकी सारे स्वनिर्मित होंगे और बाकी ऐसा कौन सा है जो स्वनिर्मित रेशम नहीं। ए है मूंगा रेशम, बी है लपेटा रेशम, सी है कता हुआ रेशम, डी है अरंडी रेशम। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लपेटा रेशम। इसको क्या होता है, जब कीड़ा मुंह से निकालने लगता है तो उसको रील में हम लपेटते जाते हैं, तो ये स्वनिर्मित नहीं है, बाकी सारे स्वनिर्मित रेशम है ना। रेशम दो प्रकार का होता है, स्वनिर्मित और उत्पादित। स्वनिर्मित रेशम 3 प्रकार के होते हैं, मूंगा, अरंडी, टसर, ठीक है। और नया रेशम उत्पादन भी 2 प्रकार का होता है, लपेटा हुआ रेशम और कता हुआ रेशम। इस तरह से हम समझ लेंगे। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र, ए कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, बी है कोलकाता, सी है, देखिए रेशम से कितने प्रश्न बन रहे हैं, बस यही एनालाइज करना है आपको और बाकी कुछ नहीं है। एक आध बिल्कुल सेम टू सेम तो 1 ही 2 प्रश्न मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बस 60-70 प्रश्न वही प्रतिशत वही हो जाते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन यह है कि आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं एक तरह से कि कितने प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए फिर है हैदराबाद, फिर है चेन्नई। तो सर्वोच्च सिल्क उत्पादन में जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, है ना। सिल्क सर्व जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा सर्वोच्च पाई जाती है। भारत चीन के बाद द्वितीय बृहत रेशम उत्पादक देश है, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए समझ लेते हैं। मैरिनो ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है, ए है यूरोप, बी है जापान, सी है चीन, डी है भारत। तो करेक्ट आंसर मैरिनो ऊन उस तरह से जो है एक प्राकृतिक है ना। मैरिनो जो है प्राप्त एक प्राकृतिक पतली फाइबर है, यह अपनी कोमलता के लिए पाया जाता है, जाना जाता है। और बारीकी, मजबूती, लचीलेपन, उत्कृष्ट कताई के लिए भी ये जाना जाता है। सर्वोच्च उत्कृष्ट मैरिनो ऊन ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया मैरिनो ऊन जो है रेशे की लंबाई 15 से 20 माइक्रोन होती है। ऑस्ट्रेलिया मैरिनो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह उत्कृष्ट प्रकार के मैरिनो ऊन के उत्पादन पूरे विश्व में मैरिनो ऊन उत्पादन का 80% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा सा। ये तंतु लंबे अविरल होते हैं और मीटर में मापे जाते हैं। देखते हैं जरा क्या क्या होता है। ए है रेशा, बी है तंतु रेशा, सी है एस ट्विस्ट, डी है जेट ट्विस्ट। सबसे पहले आप जानिए ट्विस्ट 2 प्रकार की होती है, ऐठन ना। एस आप जानते ही हैं, ये ऐठन में भी श्रेणियां इनकी 3 होती हैं, निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए, बस सब यही है, समझना यही है। बाकी प्रीवियस ईयर सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। ये रहता है कि हाँ ऑप्शन से प्रश्न कहाँ कहाँ से बन जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी हमारा जो तंतु रेशा है ये लंबे और अविरल होते हैं, ठीक है। सूत या तंतु रेशे परस्पर जुड़े हुए रेशे होते हैं जो कपड़े के उत्पादन, सिलाई, क्रोशिया, बुनाई आदि में जो है रस्सी बनाने आदि में प्रयुक्त होते हैं। और जो अविरल लंबे होते हैं उन्हें मीटर में नापा जाता है। सूत प्लाइयों से मिलकर बने होते हैं, एक प्लाई एक एकल कटा हुआ सूत होती है। और जो है एक धागा मोटा बनाने के लिए प्रत्येक प्लाई का विपरीत दिशा में एक साथ मरोड़ा जाता है, ऐंठा जाता है। अंतिम रूप दिशा के आधार पर धागा एस ट्विस्ट या जो है जेड ट्विस्ट के रूप में, देखिए 2 तरह से ऐठे। आप दुपट्टा लीजिए कहीं तो उसको ऐंठ कर देख लीजिए, उसका धागा निकालिए तो देखेंगे क्या करेंगे। तो उसमें जैसे आप उसको ऐसे ऐसे ऐठेंगे ऊपर को या फिर नीचे को, जैसे आप जेड लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे तो ये क्या होगा, पहले हम राइट जा रहे हैं तो जेड ट्विस्ट हो जाएगी वो, अगर दाहिना पहले। और अगर एस लिख रहे हैं तो पहले हम लेफ्ट जाते हैं तो वो हो जाएगा घड़ी की। जैसे ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि घड़ी की सुई के उल्टा। तो देखिए घड़ी जो होती है कैसे चलती है, वो ऐसे ऐसे करके चलती है। तो जब हम ऐसे जाते हैं यानी कि पहले राइट जाते हैं तो वो हमारी हो जाएगी जेड ट्विस्ट। और उल्टा का मतलब है जब हम ऐसे से चल रहे हैं तो वो हमारी एस ट्विस्ट होगी। ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। कॉट्स ऊल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है, ए है कच्चा ऊन, बी है कपास का धागा, सी है ऊन सूती तथा ऊनी, डी है केवल ऊन।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपास का धागा, है ना, काट्स ऊल के लिए। सूती तथा ऊनी, ये सी आंसर सही हो जाएगा आपका। ये इसमें भी जो है कई सारे आंसर गलत ही दिए हुए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है। ए है कैलेंडरिंग, बी है सनफ्राइजिंग, सी है टेंटिंग, डी है क्रेपिंग। तो वस्त्रों को चिकना करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हम कैलेंडरिंग करते हैं, ठीक है। यह एक यांत्रिक परिसज्जा है, किसी भी वस्त्र पर परिष्कृत सबसे बाद की जाती है। सैद्धांतिक रूप से कैलेंडरिंग वस्त्र की इस्त्री करने के समान होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट रंजक का उदाहरण है। ए है इंडिगो, फिर है हल्दी, काला नमक, नमक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिगो। वाट रंजक का उदाहरण इंडिगो है। यह एक प्रकार के पौधों की पत्तियों से बनाई जाती है। यह साधारण विधि से तैयार किया जाता है। नीला वस्त्र पर जो है मंद नीला रंग लाती है ना। सफेद वस्त्रों पर इसका प्रयोग किया था, बहुत हल्का और ये प्राकृतिक होता है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है। ए है अरारोट, फिर है चावल, सी है रीठा, डी है आलू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरारोट, है ना। सर्वाधिक स्टार्च अरारोट में पाया जाता है। स्टार्च में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हुए होते हैं। यह पौधों से बनता है। वस्त्रों में कलफ देने पर वस्त्रों में कड़ापन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, रेयान वस्त्रों, एक मिनट, रेयान वस्त्रों के धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो रेयान जो वस्त्र हैं उसमें धब्बों को छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप लोग बस इसको ध्यान से जो है देखते रहिए और बाद में हमको कमेंट करके बताइएगा कि कितने टॉपिक जो है किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए। ये आप लोगों का होमवर्क होगा, ये हमने पहले ही बता दिया था कि आपको मेंशन करना है कि कितने टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो क्या प्रयोग करना चाहिए, रासायनिक, भौतिक, प्राकृतिक और साबुन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रासायनिक। रेयान वस्त्रों के धब्बों को छुड़ाने के लिए रासायनिक विधि का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। धोने से पूर्व जान लेना यह आवश्यक है कि जो है पदार्थ की प्रतिक्रिया क्या होती है। सामान्यतः ऐसे वस्त्र के धब्बे हटाने के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फिर चलिए देखते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसज्जा का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य हो जाएगा, आकर्षक बनाना, आसानी से धोना, आसानी से सुखाना, आसानी से मलना। तो करेक्ट आंसर, जब हम परिसज्जा करेंगे किसी चीज पर तो क्या हो जाएगा, वस्त्र को जो है आकर्षक बनाना, ठीक है। अनेक प्रकार से आकर्षक, उसकी सुंदरता को बढ़ाना और अनेक प्रकार के वस्त्रों के दोष मिटा देना। इस प्रकार से उसका क्या होगा, बाजार में मूल्य अधिक प्राप्त होगा। तो परिसज्जा हम इसी जो है कारण से करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो कह रहा है ये कि रंगों का चमकदार या धुंधलापन कहलाता है। ए है मूल्य, बी है तीव्रता, सी है ह्यू, डी है क्रोमा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रोम। रंगों का जो चमकदार है या चमक है या उसका धुंधलापन है, ये क्या कहलाता है, क्रोम, है ना। रंगों का जो है धुंधलापन क्रोम अथवा घनत्व कहलाता है। घनत्व अथवा क्रोमा वर्ड की जो है शुद्धता से उत्पन्न होता है। जो वर्ड जितना शुद्ध होगा उतना ही उसमें घनत्व होगा। उसका घनत्व वर्णों की चमक से आता है। मिश्रित वर्ण या रंग में कम घनत्व होता है, जिसमें वर्ण धूमिल हो जाता है। वर्ण का मतलब आप अक्षर से ना लगा लीजिएगा, यहाँ पर रंग से अक्षर है, ठीक है। रंगों के जो है इस गुण को ध्यान में रखकर चित्र में वर्ण संयोजन या रंग संयोजन करना चाहिए। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मांसपेशियों में निम्न एकत्र होने से शारीरिक थकान उत्पन्न होती है। ए है ऑक्सीजन व लैक्टिक अम्ल, बी है साइट्रिक अम्ल, सी है कार्बन डाइऑक्साइड व लैक्टिक अम्ल, डी है नाइट्रोजन और लैक्टिक अम्ल। तो मांसपेशियों में जो थकाव होता है किसके जमाव के कारण होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड व लैक्टिक अम्ल के कारण थकान होती है हमारी मांसपेशियों में। जब एकत्र हो जाती है तो शारीरिक थकान होती है। निरंतर काम करना, मांसपेशियों को निरंतर कार्य करने पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और किण्वन के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल
वो बनने लगता है और यही हमारी थकाव का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। एंजल्स के जो है एंजल्स ने निम्न बजट का कोई प्रावधान नहीं रखा है अपने बजट में। किसका प्रावधान नहीं रखा है? ए है आय, बी है व्यय, सी है बचत, डी है मूल्यांकन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बचत। एंजल ने अपने बजट में बचत का कोई प्रावधान नहीं रखा है ना, जबकि